अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 8 तक, लेकिन इनका जो सीक्वेंस था वो हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट रखा था। उसमें रखा इस तरीके से, पहले हम लोगों ने ऑर्डर 1 पढ़ा, फिर जो कि पार्टीज टू सूट था, फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर 3 पढ़ा, जो कि था प्लीडर्स वगैरह के बारे में, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स के बारे में, यानी कि जो वकील किसी पार्टी के बिहाफ पे आता है। फिर हम लोगों ने ऑर्डर 2 पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लेम्स के बारे में देखा था, किसी बंदे ने कोर्ट में आना है, किस तरीके से क्लेम करना है, और उसके अलावा रिलीफ्स क्या क्या कोर्ट से मांगने हैं उसके बारे में ऑर्डर 2 था। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर 4 और 4A को देखा था कि किस तरीके से एक दावा कोर्ट के अंदर आता है और उसको इंस्टीट्यूट किया जाता है एडमिशन के बाद उसके। और उसके अलावा हम लोगों ने ऑर्डर 4A में ये देखा था कि अभी न्यू कोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर काम का बर्डन बहुत ज्यादा हो तो जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं वो अपने कोर्ट्स को 2 तरह के कोर्ट्स में डिवाइड कर सकती हैं, एक ट्रायल कोर्ट और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट फर्स्ट हैंड को किसी भी सूट को, किसी भी प्लेंट को एंटरटेन करेगी टिल द फ्रेमिंग ऑफ इशू, और उसके बाद जब एविडेंस की रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस यानी कि ट्रायल की बारी आएगी तो वो वाला सूट जो है वो ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां से वो फर्दर नेक्स्ट चलेगा। उसके अलावा हम लोगों ने ऑर्डर 5 पढ़ा था। ऑर्डर 5 में हम लोगों ने समन्स के बारे में देखा था कि किस तरीके से एक समन जो है वो इशू होता है, और उसके अलावा जो इशू होने के साथ साथ वो डिफेंडेंट को पहुंचाया जाता है। इसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ तरीके देखे थे, पर्सनल सर्विस देखी थी, सब्सटीट्यूटेड सर्विस देखी थी, उसके अलावा प्रोक्लेमेशन वगैरह देखी थी। और उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा था, पहले जो चीजें सारी की सारी सेपरेट होती थी, मतलब कि पहले पर्सनल सर्विस की तरफ जाते थे कोर्ट, फिर उसकी सब्सटीट्यूटेड सर्विस की तरफ आते थे। लेकिन अभी ऑर्डर 5 के अंदर आई है अमेंडमेंट, और इसके साथ जो रेलिवेंट इसके प्रोविजंस हैं सेक्शन पोर्शन में उसके अंदर, तो अब उसकी वजह से जो 2020 और 2018 की अमेंडमेंट्स आई हैं, उन अमेंडमेंट्स की वजह से अब कोर्ट्स क्या करते हैं, अब साइमल्टेनियसली वो सारे के सारे नोटिस सॉरी समन्स जो हैं उनको जारी करते हैं। और इसको आम जबान में हम लोग जो कहते हैं ना, लिफाफा रजिस्ट्री, और उसके अलावा यूएमएस, ये सारा कुछ, और साथ ही अखबार इश्तिहार का भी वो लोग दे देते हैं ऑर्डर जजेस साहबान, और उसके अलावा अफिक्सेशन का भी साथ ही दे देते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर 6, 7 और 8 इन तीनों को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा था, और इसके साथ हम लोगों ने प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के सैंपल्स भी देखे थे। और हम लोगों ने ये देखा था कि जब जब हम लोगों ने ऑर्डर 6 पढ़ना है उसके साथ ऑर्डर 7 भी पढ़ना है और ऑर्डर 8 भी पढ़ना है। सेम इज द केस फॉर ऑर्डर 7, जब हम लोगों ने ऑर्डर 7 पढ़ना है तो उसके साथ लाजमी ऑर्डर 6 को मिला के पढ़ना है, और जब हम लोगों ने ऑर्डर 8 पढ़ना है तो हम लोगों ने लाजमी उसके साथ ऑर्डर 6 मिला के पढ़ना है। और ये सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं है, जब भी एक अच्छा वकील प्लेंट अपनी ड्राफ्ट करता है या एक अच्छा वकील अपनी रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करता है, वो प्लेंट की हद तक ऑर्डर 6 और 7 को मद्देनजर रखता है, और डिफेंडेंट जो है वो डिफेंडेंट का जो वकील साहब होते हैं वो ऑर्डर 8 और 6 को मद्देनजर रखते हैं। क्यों मद्देनजर रखते हैं? ताकि कल को अगर हम लोगों ने कोर्ट के अंदर जाए तो हमारा जो प्लीडिंग है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ना कोई कमी वगैरह ना आ जाए। लेकिन जो ऑर्डर 2 है उसके अंदर रिलीफ्स और क्लेम्स के लिए, इसके लिए दोनों ही लोग अपना अपना मतलब जितना उनका रेलिवेंट पोर्शन होता है वो उसको मद्देनजर रखते हैं। और ये आप लोग के लिए टेबल बनाया था मैंने, इसके अंदर यही कि प्लीडिंग्स होती हैं, प्लीडिंग के अंदर प्लेंट है, प्लेंट के अलावा उसके अलावा रिटर्न स्टेटमेंट आती है, लेकिन जब प्लेंट एडमिट हो जाती है तो फिर ही इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स होता है, तो फिर रिटर्न स्टेटमेंट आती है। उसके अलावा ये कुछ पुरानी ही बातें हैं कि पार्टीज टू सूट कौन कौन हो सकते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, और उसके अलावा प्लीडर्स, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और एजेंट, ये 3 लोग जिनका हम लोगों ने स्टेटस ऑर्डर 3 में पढ़ा था, ये सारा कुछ हुआ है। उसके अलावा कॉज ऑफ एक्शन और क्लेम या रिलीफ, अच्छा ये रिलीफ वर्ड है, इन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। और ये अगर आप लोगों को अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोगों को ये टेबल के अंदर जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसकी रेलिवेंट प्रोविजन आती है और उसके अलावा इनको एक्सप्लेन करना आता है अपने वर्ड्स में, तो आप लोग समझे आपका 50% काम डन है। और डन किस तरीके से है कि यही बेसिक चीजें हैं किसी भी सूट को अदालत में लेके जाने के लिए। और जब हम लोगों ने इंशाल्लाह मैजिस्ट्रेट्स और सिविल जज बन जाना है, तो जब हम लोगों ने सिविल जज के तौर पे काम कर रहे होना है, हम लोगों ने डे टू डे ये प्लेंट्स के ऊपर ही इनके साथ ही रहना है। तो जैसे ही आप लोग को बेसिक प्रिंसिपल्स यहाँ से ही पता चल जाएंगे तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा आसानियां हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक बताइएगा, मेरा किसी के पास कोई सवाल है यहाँ तक?
और इसका भी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जिन लोगों के पास नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर 5 के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने जब ऑर्डर्स पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोगों ने की थी ज्यूरिसडिक्शन की बात। ज्यूरिसडिक्शन में जब हम लोग आए थे, इसके अंदर हम लोगों ने ऑर्डर 6 सेक्शन 6 पढ़ा था, उसके अलावा सेक्शन 9 पढ़ा था। सेक्शन 9 के बाद हम लोगों ने 10, 11, 12 पढ़ा, 13 से लेके 15 तक पढ़ा। फिर हम लोगों ने 16 से ज्यूरिसडिक्शन, इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन शुरू की, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, पर्सनस के लिए और अदर सूट्स के हवाले से टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देखी। और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है कि किस एरिया के अंदर कोर्ट की जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उसके अंदर जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसके मुताबिक किस तरीके से हम लोग सूट लेके जा सकते हैं। और उसके अलावा पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में हम लोगों ने ये देखा था कि सेक्शन 6 सीपीसी का जो है, इसकी जो होगी ज्यूरिसडिक्शन, ये उसको करेगा हैंडल। इसके अलावा हमारे पास इसकी 3 किस्म की होती हैं क्लासेस, सिविल जज क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। जो सिविल जज क्लास 1 होता है इसकी अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होती है। जो सिविल जज क्लास 2 होता है इसकी 50 लाख, सॉरी, इसकी आई गेस 50 मिलियन, 1 मिलियन होती है थर्ड क्लास की, 5 मिलियन होती है सेकंड क्लास की, और फर्स्ट क्लास की। और दूसरे की 1 मिलियन मीन 10 लाख। सॉरी मैम, आप क्या कह रही हैं? टू वाले की 5 मिलियन और 1 वाले की 3 वाले की, सॉरी, 1 मिलियन। जी वो मैं भी इसी वजह से ऊपर नीचे देख के ना कंफ्यूज, सॉरी। हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं। जो सिविल जज क्लास 1 है उसकी अनलिमिटेड होती है। जो सिविल जज क्लास 2 होता है उसकी 5 मिलियन होती है, यानी कि 50 लाख, 50 लाख। और जो सिविल जज क्लास 3 होता है उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 10 लाख यानी कि 1 मिलियन होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन देखी थी, जो कि टोटली सेक्शन 9 को पर्टिकुलरली ये डील करती है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा हमारे पास 2 ही ग्राउंड्स हैं, या तो किसी बंदे ने अपने किसी ऑफिशियल राइट वगैरह को किया हो, या किसी प्रॉपर्टी के राइट को किया हो कोर्ट में आके, ठीक है, और क्लेम किया हो। तो उसके हवाले से हम लोगों ने ऑर्डर 9 में पढ़ा था। लेकिन उसके साथ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी सूट जो है वो बार्ड है बाय लॉ, तो फिर उसको हम लोग यहाँ पे जुरिस्डिक्शन के मामले की तरफ नहीं लाएंगे, उसको फिर हम अल्टीमेटली लास्ट पे डिसाइड करवाएंगे, जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती है हमारी ऑर्डर 7 रूल 11 की क्लॉज डी। उसके बाद हम लोगों ने फॉरेन कोर्ट्स के बारे में देखा था कि फॉरेन कोर्ट से क्या डिग्री आएगी, उसका क्या क्या इफेक्ट होगा पाकिस्तानी कोर्ट्स के अंदर मौजूद सूट्स के बाद ऊपर। उसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 21 देखा था ऑब्जेक्शंस के बारे में, कि कोई भी शख्स है उसने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के ऊपर अपनी टेरिटोरियल लिमिट ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम लोगों ने पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लेना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन 21 सीपीसी यूज नहीं करना। उसकी ऑब्जेक्शन लेने के लिए हम लोगों ने सेक्शन 11 ऑफ सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887 को रेफर करना है। गो के दोनों की वर्डिंग सेम है, बट द इनके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की जितनी भी होगी ऑब्जेक्शंस वो सेक्शन 21 वो आएगी सेक्शन 21 के लिए। लेकिन जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो सेक्शन 11 होगा सूट्स वैल्यूएशन एक्ट। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, और ये कहीं हमसे इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने स्टे ऑफ सूट और रेस जुडिकाटा, ये लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि कोई भी सूट जो है वो स्टे कब किया जाएगा और रेस जुडिकाटा के तौर पे कब किसी भी सूट को एंटरटेन किया जाएगा या वापस किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने 12(2) पढ़ी थी। 12(2) में हम लोगों ने 3 किस्म की ग्राउंड्स देखी थी, जो कि अगर मौजूद हो तो जो प्लेंटिफ होगा उसको बार कर दिया जाएगा कि वो अब सूट दायर नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, फिर वो जिस कोर्ट से वो वाली डिग्री जिसके खिलाफ ये 12(2) दायर कर रहा है वो उसी कोर्ट में दायर करेगा ये एप्लीकेशन। मसलन अगर किसी सिविल जज क्लास 2 ने एक डिग्री पास की हुई है, तो फिर ये 12(2) की एप्लीकेशन की वजह से ये इसी सिविल जज क्लास 2 के पास आएगी, कि कोर्ट में आएगा केस, और वहां पे आके दायर की
एक एप्लीकेशन की सूरत में आएगा, यहाँ पर कोई केस सूट की सूरत में दायर नहीं होगा। उसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था इसके अंदर के जो भी होगा ट्रांसफर ऑफ सूट की बात की थी कि दो तरह से ट्रांसफर्स हो सकती हैं, एक तो जनरल ट्रांसफर्स हो सकती हैं और दूसरी सिर्फ और सिर्फ जो डिफेंडेंट है वो अपनी ट्रांसफर करवा सकता है किसी ना किसी सूट की। लेकिन डिफेंडेंट का जो सूट था उसके लिए सिर्फ हम लोगों ने एक ही ग्राउंड पढ़ी थी कि उसको इनकन्वीनियंस हो रही है, और वो इनकन्वीनियंस इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर उसको कल को कोई उस इनकन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए वो जो शख्स है प्लेंटिफ उसका सूट आगे चला भी जाता है, तो इससे जो डिफेंडेंट था ना सेक्शन 22 की दरखास्त देने वाला, वो वाले शख्स को इर्रेपरेबल लॉस होगा। और इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 23 के अंदर ये देखा था कि कौन से कोर्ट के अंदर जाके ये लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा 24 देखा था सेक्शन, उसके अंदर हम लोगों ने जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल देखा था कि किस किस तरीके से कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा या हाई कोर्ट जो होगा वो सूट को विड्रॉ करके ट्रांसफर कर सकता है या डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है ऑन इट्स ओन या ऑन एप्लीकेशन। और इसका नोटिस देना दूसरी पार्टी को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी को नोटिस ना दिया गया तो फिर उसको कंडेमन अनहर्ड का जो प्रिंसिपल ना ओडी अल्ट्रम पार्टम उसकी बिना पे ये बाद में खारिज भी करवाया जा सकता है। लेकिन अच्छा एक बात यह है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ सूट है ये इसकी एप्लीकेशन हमेशा एपलेट फोरम पे जाएगी। कहने का ये मतलब है कि अगर जो दो डिफरेंट किस्म के कोर्ट्स हैं जहां जहां पे सूट दायर किया जा सकता है, ठीक है, उन दोनों का सेम एपलेट अथॉरिटी के मातहत होना लाजमी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि वो लोग सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत है दोनों कोर्ट्स, तो फिर उनको उस हाई कोर्ट के अंदर उसके लिए दरखास्त दायर की जाएगी जिसके मातहत वो हैं। मसलन अगर एक जड़ावाला में केस चल रहा है और एक फैसलाबाद में चल रहा है और एक कसूर में केस चल रहा है और इनमें से किसी ने कोई ट्रांसफर वगैरह करवाना चाह रहा है किसी दूसरी जगह पे, तो फिर इसके लिए कहाँ पे जाएगा? लाहौर हाई कोर्ट में इसकी दरखास्त जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर दो डिफरेंट सूबे हैं वहां पे ये केसेस चल रहे हैं जहां पे उन्होंने ट्रांसफर वगैरह करवानी है, तो फिर क्या होगा? वहां पे उस सूबे के हाई कोर्ट के अंदर ये दरखास्त जाएगी जिस सूबे में वो वाला सूट दायर है। यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया? अब प्लीज बताइएगा। जी मैम। यस मैम। जी ठीक है। डिफरेंट प्रोविंसेस में अगर हूँ जैसे Yes, ma'am. schools, तो फिर उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना ट्रांसफर के लिए। हाँ जी, ये दो चीजें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के में जा सकते हैं हम लोग, या फिर दूसरी चीज ये है सुप्रीम कोर्ट का ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोग जाएंगे। ठीक है, जो होगा ना ये सिविल कोर्ट सीपीसी, सॉरी सिविल कह रही हूँ, सीपीसी के अंदर ना लिखा हुआ है, मैं आप लोग को सेक्शन बता देती हूँ, आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा। अदरवाइज हम लोगों ने जो सेकंड लास्ट लेक्चर था ना उसमें पढ़ा था, उसके अंदर क्या होगा कि आप मुतलका ये सेक्शन 24 है, सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3 पढ़ लीजिएगा मैडम। और इसके साथ अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती हैं तो फिर आर्टिकल 186 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर आपने इसको रेफर करना है ना तो ये सेक्शन 23 का सब सेक्शन 3 है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट आज पढ़ना है ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 में हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन जिन लोगों ने ऑर्डर 5 का लेक्चर लिया हुआ वो प्लीज उसको एक बार रिकॉल कर ले, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर 5 था उसने आज के लेक्चर में बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा करना है। ठीक है, जिस जिसको वो याद होगा वो अच्छे तरीके से लेक्चर ले पाएगा, बाकी भी मैं कोशिश करूंगी लेकिन उनको रिलेट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अच्छा, ये हमारा जो फर्स्ट डे का हम लोग चार्ट बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट ना। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले कहा था प्लेंट आई, प्लेंट के बाद समन्स आए, समन्स के बाद जो है वो पार्टीज को समन गए। अब पार्टीज आती हैं या नहीं आती, ठीक है, अगर तो वो पार्टी आ जाती है
तो फिर यहाँ पे वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा और यहाँ से केस आगे इस तरीके से चल पड़ेगा इसी सीक्वेंस में, ठीक है। लेकिन अगर पार्टी अब नहीं आती तो क्या सिचुएशन होगी? तो ये सिचुएशन होगी कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। अच्छा, यहाँ पे जो पार्टीज का वर्ड है ना, ये बोथ द प्लेंटिफ्स एज वेल एज डिफेंडेंट्स के लिए यूज हुआ है। इसमें आपने ये नहीं समझना कि क्योंकि ये समन्स के बाद आ रहा है, या फिर अगर एक बार एक प्लेंटिफ आया कोर्ट में, उसने प्लेंट दायर की और दायर करने के बाद वो गायब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेंटिफ को भी हर तारीख पे आना पड़ेगा, और डिफेंडेंट ने अगर समन्स हासिल करने के बाद कोर्ट में अपेयर ना हुआ, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स जारी कर दी जाएंगी, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। अच्छा, ये अभी आप लोग इसको मतलब रहने दीजिएगा क्योंकि ये हमारा रेलिवेंट नहीं है, हमारा आज के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन रेलिवेंट है, ठीक है। इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अंदर ऑर्डर 9 है, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। ये पार्टीज के वर्ड को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बोथ द प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट के लिए भी ये है। अच्छा, ये होगा कैसे? अब अगर एक पार्टी की तरफ से यानी कि प्लेंटिफ की तरफ से समन्स गए हैं डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट जो है वो अपेयर नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब जब उसने अपेयर नहीं होना तो कोर्ट ने देखना है कि आया कि उस प्लेंटिफ के ऊपर वो, ये इसका रेलेवेंट नहीं है, उस डिफेंडेंट के ऊपर प्लेंटिफ ने सर्व किए थे नोटिस या नहीं किए थे। अगर तो कोर्ट ने ये एसरटेन कर लिया कि ये जो समन्स हैं ये ड्यूली सर्व्ड हैं, तो फिर कोर्ट उसको कह सकता है कि मैं इसको एक्स पार्टे प्रोसीड करने लगा हूं। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का ऑर्डर होगा। अब क्या होगा? अब कोर्ट ये कहेगा कि मैं एक्स पार्टे एविडेंस नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे प्लेंटिफ का रिकॉर्ड करूंगा, और उसका रिकॉर्ड करने के बाद एक्स पार्टे एविडेंस कोर्ट जो है फिर एक्स पार्टे डिक्री भी जारी कर देगी, ठीक है। अब जब एक्स पार्टे डिक्री जारी कर देगी तो हो सकता है कि डिफेंडेंट इस स्टेज पे बाद में आए डिक्री होने के बाद। तो अब कोर्ट के जो डिफेंडेंट होगा उसके पास दो रेमेडीज है, या तो वो डायरेक्टली कोर्ट में आए और 9-13 ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन दे सकते हैं, जब डिक्री जारी हो चुकी है, मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर वो सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन के लिए लेकिन यहाँ पे फिर उसने ये ग्राउंड्स नहीं लेने कि मुझे ये समन्स रिसीव नहीं हुए, नहीं। अगर वो ऐसा ग्राउंड लेता है ना तो ये गलत बात है। इसके 12(2) के लिए वो 3 ग्राउंड ले सकता है, फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, फिर या फिर मुझे वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए कोर्ट से डिग्री ली गई है। लेकिन ज्यादातर वकील क्या करते हैं, ये इन दोनों की इकट्ठी एप्लीकेशन दे देते हैं कि 9-13 की यानी कि मुझे नोटिस समन सर्व नहीं हुए, प्लस 12(2) की कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो फिर अल्टीमेटली उनके साथ डिसाइड हो जाता है केस। लेकिन हमारे पास ना रेमेडी करने के लिए सिर्फ एक ही टाइम पे हम लोग ना 9-13 में से और 12(2) में से सिर्फ एक ही रेमेडी चूज कर सकते हैं। अगर हम लोग ये कहें ना कि पहले हम लोग 9-13 की एप्लीकेशन कोर्ट में लेके जाएं और फिर 12(2) की लेके जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये बार है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के तहत किसी भी चीज में से जब हमारे पास दो रास्ते मौजूद हों लॉ के अंदर तो उसमें से एक को ही चुनना होता है, ठीक है। और जब हम उसको चुन लेते हैं तो हम अपने वर्ड से पीछे नहीं जा सकते, यानी कि जो हम लोगों ने अपना एक्शन किया है ना उसके पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। यानी कि बैक साइड पे उससे नहीं अपने फिर नहीं सकते बात से, ठीक है। यहाँ तक ये चीज आपको समझ आ गई है? जितना मतलब मैंने थोड़ा सा ये भी बताया इसके बारे में कि समन्स आए हैं, और डिफेंडेंट की हद तक ही मैंने अभी आप लोगों को बताया है। प्लेंटिफ की हद तक आप लोग सिर्फ इतना समझ लें कि जितने भी हमारे तलबाना जमा ना करवाने की वजह से केसेस खारिज होते हैं, या प्लेंटिफ के ना आने की वजह से अदम हाजिरी या अदम तलबाना जितने भी केसेस खारिज होते हैं वो ऑर्डर 9 के तहत ही होते हैं, ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 2 जो है वो जब हम लोग कोर्ट फीस जमा नहीं करवाते किस सूरत में,
प्रोसेस फीस के लिए, जो तलबाना के ऊपर हम लोग एक रुपए की एक डिफेंडेंट के लिए लगाते हैं ना टिकट, अगर हम लोगों ने वो तलबाना जमा नहीं करवाया तो ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत ये हमारा सूट खारिज हो जाता है। या सेकंड बात, जब हमें कोर्ट ने कहा होता है कि इसकी आप रजिस्ट्री और यूएमएस करवाएं, तो हम लोग वो करवा के उसकी स्लिप्स नहीं कोर्ट में देते, तो भी ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत हमारा सूट खारिज होता है। उसके अलावा अगर हम लोगों को कोर्ट कहे कि प्रोक्लेमेशन करवाओ, अखबार इश्तिहार करवाओ, और हम लोग नहीं करवाते, तो फिर भी ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत ही हमारा सूट खारिज होता है। ठीक है। अब अगर कोर्ट के अंदर दोनों पार्टीज नहीं आई तो क्या होगा? सिर्फ प्लेंटिफ आएगा तो क्या होगा? सिर्फ डिफेंडेंट आएगा तो क्या होगा? प्लेंटिफ ना आया तो क्या होगा? या डिफेंडेंट ना आया तो क्या होगा? अब हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है जिनको हम लोगों ने 1 बाय 1 टैकल करना है, और ये मैं जैसे जैसे रीडिंग करती जाऊंगी, फिर मैं आप लोगों में से किसी भी एक शख्स से पूछ लूंगी कि हमारी इन 5 में से कौन सी सूरत यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। तो प्लीज जरा थोड़ा सा सुन लीजिएगा इसको। अपेरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपेरेंस। अच्छा, इसके 2 पार्ट हैं। अपेरेंस ऑफ पार्टीज की यहाँ पे बात हो रही है एक चीज कि अगर पार्टीज में से कोई पार्टी आए या ना आए, यानी कि प्लेंटिफ की भी बात हो रही है और डिफेंडेंट की भी। एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपेरेंस, यानी कि अगर प्लेंटिफ भी आ रहा है तो क्या होगा, या डिफेंडेंट आ रहा है तो क्या होगा। ठीक है। Parties to appear on day fixed in summons for defendant to appear and answer। अब यहाँ पे उन्होंने वर्ड ना प्लेंटिफ या खाली डिफेंडेंट नहीं लिखा, उन्होंने लिखा पार्टीज, यानी कि जो डे फिक्स कर दिया गया है समन्स के अंदर के डिफेंडेंट्स आए और आंसर दें। और ये हम लोगों ने कहाँ पे बात पढ़ी हुई थी? ये हम लोगों ने ऑर्डर 5 के अंदर बात पढ़ी हुई थी कि एक तरह के समन्स ऑर्डर 5 रूल 1 के अंदर कि ये वाले समन्स जारी हो सकते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट जो है उसको को कोर्ट ये कहे कि आप कोर्ट में आए और आंसर दें। तो अब यहाँ पे ऑर्डर 9 रूल 1 के अंदर वो ये कह रहा है कि जो डे उन्होंने फिक्स कर दिया है कोर्ट ने कि पार्टीज ने के डिफेंडेंट ने आके अपेयर होना है और आंसर करना है, उस दिन दोनों पार्टीज यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन दोनों ने कोर्ट में अपेयर होना है। ठीक है। ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपेयर एंड आंसर, उस दिन जो के फिक्स है समन्स के अंदर के डिफेंडेंट आए और आके आंसर दे, the parties shall be in attendance at courthouse in person or by their respective pleader। तो पार्टीज ने उस दिन कोर्ट के अंदर आना है और आके चाहे वो इन पर्सन आए या फिर अपने रिस्पेक्टिव प्लीडर्स के अंदर आए। और प्लीडर का हम लोगों ने ऑर्डर 3 में पढ़ा हुआ है, रूल 4 है इसका। ऑर्डर 3 रूल 4 के अंदर का प्लीडर कौन होता है? प्लीडर वो शख्स होता है जिसको पावर ऑफ अटर्नी के जरिए किसी भी शख्स ने अपॉइंट किया हुआ हो, और मोर स्पेसिफिकली इसका मानना है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखने के बाद एंड द सूट शैल देन बी हर्ड अनलेस द हियरिंग इज adjourned टू अ फ्यूचर डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट। अब वो ये कह रहा है कि जिस दिन उस समन में डेट लिख दी है उस दिन दोनों पार्टियों ने कोर्ट में आना है, चाहे वो इन पर्सन आए या फिर वो अपने रिस्पेक्टिव प्लीडर्स के जरिए आए, और उस दिन उनके आने के बाद कोर्ट की सुनवाई सूट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है। अनलेस के कोर्ट उसको कोई नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ना दे दे। ठीक है, एडजर्न ना कर दे। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें इसको। अच्छा, उसके बाद है डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कंसीक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट। अच्छा, आप लोगों में से जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उन सबको तो ये पता चीज होगी, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उनको मैं बता दूं, जब कोर्ट की तरफ से एक शख्स को यानी कि प्लेंटिफ को ये ऑर्डर मिलता है ना कि आप इनको नोटिस समन जारी करवाएं और साथ लिफाफा रजिस्ट्री और एक्नॉलेजमेंट ड्यू पोस्ट और प्रोक्लेमेशन करवाए, तो ये प्लेंटिफ की ड्यूटी है कि वो जितना भी उसका खर्चा आएगा ना वो कोर्ट में जमा करवाए। प्लेंटिफ ने एक तलबाना जो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर्स में दिखाया भी हुआ है, उसके ऊपर 1 रुपए की एक कोर्ट फीस लगती है अगर एक कोई डिफेंडेंट है, अगर 2 डिफेंडेंट है तो 2 रुपए की कोर्ट फीस, अगर 5 डिफेंडेंट है तो 5 रुपए की कोर्ट फीस। ठीक है। कोर्ट फीस लगा के उसने वो तलबाना कोर्ट में जमा करवाना है अहलमत को। ठीक है।
उसके अलावा जो होंगे ना समन्स, उनको जारी करवाते हैं, वो अहलमत वगैरह खुद ही करवा लेते हैं अगर आप लोग उनको खर्चा दे दें। उसके अलावा पोस्टल चार्जेस का भी सेम है, ये जो डाक वगैरह का खर्चा होता है ये बिना हम लोग उनको दे देते हैं, और वो आगे से ना इनकी इश्यूएंस करवा के और इनको डिलीवर करके, और जो कोर्ट की तरफ से और सॉरी डाक वालों की तरफ से हमें मिलती है ना रिसीट्स, वो वाली रिसीट्स को फाइल के अंदर लगा देते हैं। अब यहाँ पे ना उस सारे प्रोसीजर की बात हो रही है कि अगर किसी भी प्लेंटिफ ने ये पैसे ही जमा नहीं करवाए या तलबाना ही जमा नहीं करवाया तो क्या होगा, तो उसका जो प्लेंटिफ का सूट है ना वो खारिज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। वेयर ऑन द डे सो फिक्स्ड इट इज सो फाउंड दैट दिस समन्स हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट। अच्छा, ये जो ऑन द डे सो फिक्स्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डिफेंडेंट टू अपेयर एंड आंसर, ये जो डे फिक्स किया हुआ ना इसका ये मतलब है कि मसलन अगर मैंने 4/12/2022 की तारीख की हुई थी, कोर्ट ने इसको डायरेक्ट किया हुआ था कि इस दिन के आपने नोटिस इनको इशू करवाने हैं, समन्स इशू करवाने हैं, तो अगर ये 10/11/2022 को ये ऑर्डर हुआ है तो ये प्लेंटिफ की लाइबिलिटी है कि प्लेंटिफ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चार्ज से पहले पहले इतने रिजनेबल टाइम में कोर्ट के अंदर वो तलबाना वाला जो मैं आपको कह रही हूँ कोर्ट फीस के तौर पे और पोस्टल चार्जेस अगर उसके कुछ बनते हैं तो इनको कोर्ट में सबमिट करवाए, ताकि टाइमली डिफेंडेंट के ऊपर वो जो हो रहे हैं ना समन सर्व होने हैं वो हो सके। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होगा, that the summons has not been served upon the defendant in consequence of failure of plaintiff to pay the court fees or the postal charges, if any, chargeable for such service, the court may make an order that the suit be dismissed। अब अगर कोर्ट को ये पता चल जाएगा ना कि ये जो डिफेंडेंट है प्लेंटिफ है सॉरी, उसने ना तो ये तलबाना जमा करवाया है और ना ये पोस्टल चार्जेस जमा करवाए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो कोर्ट होगा उसने इस सूट को डिसमिस कर देना है। यानी कि अभी डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आना। क्यों नहीं आना, क्योंकि अब जो प्लेंटिफ था उसने समन्स ही जारी करवाने के लिए जो खर्च आना था ना वो नहीं अदा किया, ठीक है। इसको आप शॉर्ट लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड ऑल्दो द समन्स हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट इफ ऑन द डे fixed for him to appear and answer he attends in person or by agent when he is allowed to appear by agent। अच्छा, ये वाली वो बात है जो कि बहुत ना होने वाली बात होती है, लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया है कि ऐसा हो सकता है कि अगर एक जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ वो सूट दायर किया गया है और उसी के लिए सेम डे फिक्स किया गया कि वो आए और आंसर्स दे उन बातों के जो कि समझ में उससे पूछे गए हैं, तो अब होगा क्या कि वो उस डे पे चाहे उसको समन्स जारी नहीं करवाए गए, ठीक है, तो फिर या तो वो खुद आ जाए इन पर्सन या फिर वो बाय एजेंट आ जाए कोर्ट के अंदर और आके अपेयर होने के लिए दरखास्त करे कि मैं अपने इस एजेंट के जरिए अपेयर होना चाहता हूँ कोर्ट में, ठीक है, तो वो इजाजत ले लेता है। तो फिर वो ये कह रहे हैं कि ये जो डिसमिसल है ना, डिसमिसल ऑफ सूट, फिर ये चीज नहीं होगी। यानी कि ये प्रोवाइजो ने इसकी एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया है कि अगर डिफेंडेंट खुद ही आ गया है तो फिर ये जो डिसमिसल ऑफ सूट है ना, फिर वो डिसमिसल ऑफ सूट नहीं होगी। यहाँ तक प्लीज मुझे बताइएगा अगर किसी का कोई सवाल है तो। नो मैम। जी ठीक है। उसके बाद रूल 3 है, रूल 3 के अंदर है वेयर नीदर पार्टी अपेयर्स सूट टू बी डिसमिस्ड। आप यहाँ पे भी सेम वही जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की है ना कि डिफेंडेंट के लिए टू अपेयर एंड आंसर ये वाला फिक्स डे है, यहाँ पे भी उसी दिन की ही बात की जा रही है। वेयर नीदर पार्टी अपेयर्स when the suit is called on for hearing the court may make an order that the suit be dismissed। यानी कि ना तो प्लेंटिफ्स में से कोई लोग आ रहे हैं और ना ही डिफेंडेंट्स में से कोई लोग आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, सूट खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए रेमेडी क्या होगी, ठीक है, रूल 2 के लिए भी और रूल 3 के लिए भी। रेमेडीज के अंदर सिंपली 2 तरह की हो सकती हैं, या तो हम लोग रिस्टोर, सॉरी सर क्या कह रहे हैं आप? स्लाइड चेंज कर देना।
ये क्यों, ये आपको नजर नहीं आ रही, ये रूल 3 और 4 वाली? मैम हमें दिख रही है, हमें तो पता नहीं सर की तरफ लाइट शायद। चेंज हो चुकी है। अच्छा सर ये स्लाइड चेंज है, इसके ऊपर रूल 3 लिखा हुआ है, कर्सर नजर आ रहा है आपको घूमता हुआ? हो गई मैडम, हो गई। जी ठीक है। रूल 3 है, इसके अंदर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर पार्टीज में से दोनों ही नहीं आती तो फिर क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। यहाँ पे नीदर पार्टी, तो आपने इस वर्ड को अगर कहीं एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो ये ख्याल रख लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट के लिए एक लाइन ही काफी है कि जहां पे दोनों पार्टीज नहीं आती वहां पे सूट डिसमिस हो जाएगा। अब इसके लिए जो रेमेडी है ना वो दो तरह की है, एक तो है इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश सूट या फिर रिस्टोरेशन ऑफ प्रीवियस सूट। अच्छा यहाँ पे दो तरह की रेमेडीज हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, दिमाग होता है। अब है प्लेंटिफ में ब्रिंग सूट फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल where a suit is dismissed under rule 2 और rule 3 the plaintiff में, ये वर्ड अभी मैं नहीं पढ़ रही, ठीक है, ब्रिंग अ फ्रेश सूट। अब वो ये कह रहा है कि अगर किसी का रूल 2 के तहत या रूल 3 के तहत कोई भी सूट जो है वो डिसमिस हो चुका है, यहाँ पे जो वर्ड है ना डिसमिस, इसको आप लोगों ने डिफरेंशिएट रखना है किससे, रिजेक्शन से, क्योंकि ये दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना, जहां पे ये डिसमिस है तो आप लोगों ने ये वर्ड डिसमिस ही यूज करना है। द प्लेंटिफ में ब्रिंग अ फ्रेश सूट, जो प्लेंटिफ है वो नया सूट ला सकता है, और he may apply for an order to set aside dismissal aside to set the dismissal aside। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि या तो वो नया सूट लाएगा या फिर वो कोर्ट में अप्लाई करेगा कि वो जो ऑर्डर पहले से है ना उसको सेट असाइड कर दिया जाए। और ऑर्डर किस चीज का है, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, पुराने का। और ये अप्लाई का यहाँ पे मतलब है एप्लीकेशन देनी है, हम लोगों ने ऑर्डर 9 रूल 4 की एप्लीकेशन देनी है, और उस एप्लीकेशन का जो टाइटल होगा वो सूट फॉर रिस्टोरेशन, ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ सूट, जो कि डिसमिस हुआ है, आगे उसकी डेट वगैरह लिख के कि इस वजह से हुआ था, ठीक है।